हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार भारी, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर। आज हम अमेरिका के संविधान के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत और चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, दो सिद्धांत पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, या यूँ समझिए कि अमेरिका के संविधान का क्रक्स है ये दोनों सिद्धांत। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। 1748 में एक फ्रेंच राजनीतिक विचारक मोंटेस्क्यू ने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का टाइटल था द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू ने एक विचार दिया कि सरकार के, जैसा हम सभी जानते हैं कि सरकार के तीन काम होते हैं, विधायिका, तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य विधायन यानी कानून निर्माण, कार्यपालिका का कार्य कार्यपालन यानी कानून का क्रियान्वयन या प्रशासन, न्यायपालिका यानी कानून के अनुरूप निर्णय करना। तो मोंटेस्क्यू ने क्या कहा? मोंटेस्क्यू ने कहा कि ये जो सरकार के तीन अंगों के जो तीन कार्य होते हैं, इन तीनों कार्यों को भले ही आप एक व्यक्ति को दे दीजिए और वह व्यक्ति वंशागत रूप से निर्वाचित होता हो या निर्वाचित होता हो, या एक समूह को दे दीजिए, यह समूह कुलीन हो या जन आम लोगों से मिलके बना हो, इनका चुनाव है वो वंशागत हो या निर्वाचित हो, या किसी बड़ी सभा के पास हो, भले ही यह बड़ी सभा वंशागत हो या निर्वाचित हो, इन 6 स्थितियों में स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। यानी मोंटेस्क्यू ने कहा कि ये तीनों कार्य अगर एक एंटिटी के पास होंगे, एक निकाय के पास होंगे, भले ही वह निकाय एक व्यक्ति है या एक समूह है या एक बहुत बड़ी सभा है, किसी भी स्थिति में स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं हो सकती, स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। देन मोंटेस्क्यू इस बात का जवाब देते हैं कि स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रह सकती है। तो उसका हल वो जवाब कहते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण। कौन सी शक्तियाँ? ये जो तीन शक्तियाँ हैं, विधायन, कार्यपालन और न्याय प्रदान करना, इन तीनों शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, तभी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। तो तीनों कार्य अलग अलग व्यक्ति या समूह या सभा या संस्था के पास होने चाहिए, तभी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। और ये जो तीनों कार्य अलग अलग व्यक्ति संस्था इनके पास होते हैं, ये संस्थाएं अपना कार्य करने के लिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और अपने कार्य तक सीमित होनी चाहिए। यानी दूसरे आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आप दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब ही जाकर स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। और जैसा हमने यूएस के स्वतंत्रता आंदोलन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट पढ़ा था, हमें सब पता है कि यूएसए के जो सिटीजन थे वो स्वतंत्रता प्रेमी थे, स्वतंत्रता से उन्हें बहुत लगाव था। तो स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का मॉडल अपनाया। तो सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इस्टेब्लिश की गई या मेंटेन की गई? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है सभी विधायन शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। आर्टिकल 2 कहता है सभी कार्यपालन शक्तियां प्रेसिडेंट में निहित होंगी। और आर्टिकल 3 कहता है सभी न्याय संबंधी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में निहित होंगी। यानी तीनों तरह की शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में निवास बताया। और साथ ही ये तीनों संस्थाएं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कैसे हैं? कांग्रेस के दोनों सदन सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं। इनको
राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, यानी ये इनके अस्तित्व के लिए ये राष्ट्रपति पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं और इन्हें अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस हटा नहीं सकती और ना ही प्रेसिडेंट कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। स्वतंत्र इस अर्थ में है कि एक बार अगर जज का मनोनयन हो गया, नियुक्ति हो गई, तो उसके उपरांत बिना महाभियोग के उसे हटाया नहीं जा सकता। तो तीनों अंग स्वतंत्र हैं, तीनों अंग एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करते। तो तीनों अंगों में कांग्रेस के 2 सदन हैं, सीनेट में 100, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सदस्य हैं, बोथ इलेक्टेड है, स्वतंत्र हैं क्योंकि राष्ट्रपति इनका विघटन नहीं कर सकते। राष्ट्रपति इलेक्टेड है, कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा नहीं सकती, राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कांग्रेस भले ही प्रेसिडेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटा सकती, लेकिन वह महाभियोग से हटा सकती है। महाभियोग से हटाना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है, तो इसे यह नहीं माना जा सकता कि यह राष्ट्रपति को कांग्रेस की दया पर निर्भर कर देता है, ऐसा नहीं है। जो इम्पीचमेंट होता है उसे लागू करना या इम्पीचमेंट लाना बेहद दुष्कर कार्य होता है, उसके लिए लंबी प्रक्रिया होती है और बहुमत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इम्पीचमेंट एक अपवाद या इम्पीचमेंट रेयर स्थिति के लिए है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स है। यह प्रेसिडेंट को कांग्रेस की दया पर नहीं छोड़ता या कांग्रेस के प्रति अकाउंटेबल नहीं बनाता। जुडिशरी एक बार पद धारण करने के बाद हटा नहीं सकते, केवल महाभियोग से हटा सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता और कैसे अपने तक सीमित का सिद्धांत था, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है। यूएस के राजनीतिक विचारक भी थे, मेडिसन और बाद में राष्ट्रपति बने, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका मानना था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वे एक व्यक्ति हो, थोड़े हों या अधिक हों, चाहे वंशानुगत या स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन का उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। तो ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा, जो कि मोंटेस्क्यू ने विचार दिया था और उसी विचार को यूएस के संविधानवेताओं ने माना और अपनी अपनी भाषा में परिभाषित भी किया और इसे लागू किया। लेकिन यूएस के संविधानवेताओं ने एक चीज़ नोट की कि अगर सरकार के तीनों अंग एकदम स्वतंत्र हो गए एक दूसरे से और सिर्फ अपने काम तक सीमित हो गए, तो कहीं ना कहीं सहयोग, समन्वय में दिक्कत आएगी और हो सकता है कि कोई भी ऑर्गन इतना एरोगेंट हो जाए कि वो दूसरे को सहयोग ना करें, तो उस केस में शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने इस समस्या से निजात पाने के लिए एक नया सिद्धांत और एक नया प्रयोग किया, जिसका नाम है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। फिर भी संविधान निर्माता ये जानते थे कि यदि सरकार के एक अंग पर दूसरे अंग का थोड़ा सा भी नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया, तो संभव है कि सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाए और उनमें कोई पारस्परिक सहयोग ना रहे। तो इस निरंकुशता और असहयोग को खत्म करने के लिए चेक एंड बैलेंस यानी संतुलन का, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू किया गया, अपनाया गया। यह नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या है? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत इतना आसान है कि सरकार के 3 अंग हैं, तो सरकार के पहले अंग पर दूसरे और तीसरे का नियंत्रण हो कुछ एक मात्रा में। यह एब्सोल्यूट नियंत्रण या पूर्ण नियंत्रण की बात नहीं है, कुछ मात्रा में नियंत्रण की बात है। अंग 2 पर पहले और तीसरे का नियंत्रण हो और अंग 3 पर पहले और दूसरे का नियंत्रण हो, लेकिन यह नियंत्रण उनकी स्वतंत्रता को खत्म करने की मात्रा का नहीं होना चाहिए। तो यूएस के संविधान में यह नियंत्रण कैसे इस्टेब्लिश किया हुआ है, इसको हम देखते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस यूएस की व्यवस्थापिका है, हम सब जानते हैं। व्यवस्थापिका का कार्य है
लॉ फॉर्मेशन। तो कांग्रेस के कार्यों पर, या पहले ये देखते हैं कि कांग्रेस बाकी दो ऑर्गन सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति पर कैसे नियंत्रण स्थापित करती है। राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति क्या है कांग्रेस के पास? कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां सीनेट से पास करवाना जरूरी है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधि और समझौते सीनेट से पास करवाने जरूरी है। युद्ध घोषणा की पुष्टि बिना कांग्रेस के राष्ट्रपति नहीं कर सकते। और बजट भी कांग्रेस ही पारित करती है। बजट यानी वित्त पर कांग्रेस का नियंत्रण है। जब तक बजट कांग्रेस पारित नहीं करेगी, राष्ट्रपति कोई भी पैसा जो संचित निधि है उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट पर क्या नियंत्रण है कांग्रेस का? महाभियोग से जजेस को हटा सकती है। न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उस नियुक्ति की पुष्टि सीनेट करती है। और निचले जो संघीय न्यायालयों का गठन करती है और उनका क्षेत्राधिकार निर्धारित करती है। उनके क्षेत्राधिकार में कमी कर सकती है कांग्रेस। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कम या ज़्यादा कर सकती है। संघीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार कम ज़्यादा कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उनके किसी निर्णय को पलट सकती है। तो ये शक्तियाँ कांग्रेस के पास हैं बाकी दो अंगों के ऊपर। वैसे ही हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास बाकी दो ऑर्गन के ऊपर क्या शक्तियां हैं। जैसे कांग्रेस द्वारा निर्मित विधियों की व्याख्या। कांग्रेस कानून बनाता है, कांग्रेस कानून बनाती है, यानी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून, लॉ, और राष्ट्रपति के द्वारा जारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, इन दोनों का इंटरप्रिटेशन करने का राइट किसके पास है? न्यायालय के पास है। और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, यानी कांग्रेस का बनाया हुआ लॉ और प्रेसिडेंट का जारी कोई प्रशासनिक आदेश संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर कोई आदेश या लॉ संविधान के अगेंस्ट है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है, खारिज कर सकता है, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। यह शक्ति कहलाती है जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य दोनों अंगों के द्वारा किए गए कार्यों को संविधान के विरुद्ध होने की स्थिति में रद्द करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं अन्य दो अंगों के ऊपर? सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस पर नियंत्रण की शक्ति। कांग्रेस कानून निर्माण में जो कानून निर्माण करती है, यह कानून तभी निर्मित होता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की हस्ताक्षर करने की या सहमति देने की शक्ति है, यह एब्सोल्यूट नहीं है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि कानून बनने से रोक सकते हैं, लेकिन उनके पास दो तरह का वीटो है। ये दो तरह का वीटो क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं। एक वीटो है जिसे हम कहते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं चीज़ों को। सस्पेंशन की शक्तियां हैं। सस्पेंड कैसे कर सकते हैं कि कोई भी कानून दोनों सदनों से पास होगा, उसके बाद में राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति इस पर कंसेंट देते हैं, तभी यह कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति किसी पर कंसेंट नहीं देते हैं तो यह कानून वापस विधायिका के पास जाता है और विधायिका अगर इसे 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर दे, 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर राष्ट्रपति को भेज दे, तो राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है। यानी यहाँ राष्ट्रपति के पास सहमति न देने का चॉइस नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति अगर अर्ली स्टेज में यहाँ अगर अपनी कंसेंट नहीं देते हैं तो रिजल्ट क्या रहा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ एक दिन इसका निलंबन कर दिया। तो यह निलंबन की शक्ति या निलंबन का वीटो कहलाता है, निलंबनकारी वीटो कहलाता है। दूसरा वीटो है जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। यह वीटो
इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में 2 प्रावधान हैं, उनसे यह निकलता है। पहला प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति के पास 10 दिन है किसी विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के। विद इन 10 डेज उन्हें उस विधेयक को कांग्रेस को वापस भेजना पड़ता है। अगर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि इन 10 दिनों के भीतर या तो अधिवेशन समाप्त हो जाए कांग्रेस के सदनों का या इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में जो विधेयक है वह राष्ट्रपति की पॉकेट में ही रह जाता है, यानी राष्ट्रपति उसे ना तो वापस भेजते हैं और वह वहीं रद्द हो जाता है। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। इसका अनुप्रयोग के रूप में हम देखते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन के या अपने कार्यकाल के लास्ट 10 दिनों में कोई विधेयक पारित किया है, तो उसे राष्ट्रपति अपनी पॉकेट में रख ले तो कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती। इसे ये जो शक्ति है इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति यहाँ आते हैं। राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं कांग्रेस का। सामान्य कंडीशन में राष्ट्रपति अधिवेशन नहीं बुला सकते, ना ही अधिवेशन की अध्यक्षता करते, लेकिन विशेष स्थिति में अधिवेशन बुला सकते हैं और उन्हें इनके लिए प्रयोजन बताना होता है कि किस प्रयोजन के लिए अधिवेशन बुलाया गया। ये तो थी कांग्रेस पर नियंत्रण की शक्ति। अब न्यायालय पर नियंत्रण की क्या शक्ति है? राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो एक तरीके से नियुक्ति करने की प्रक्रिया से वह सर्वोच्च न्यायालय में अपनी पसंद के या उन जजेस को बैठा सकते हैं जो उनके विचारधारा से या उनकी सोच से संबद्ध रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं। दूसरा है संघीय अपराधों के लिए क्षमादान। अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो महाभियोग को छोड़कर अन्य कोई भी सजा या प्रक्रिया का जो निर्णय है उस पर राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकते हैं, उसका सजा को कम कर सकते हैं। तो ये था शक्ति का नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, जिसमें कैसे प्रत्येक ऑर्गन के पास बाकी 2 ऑर्गन पर कुछ मात्रा में नियंत्रण है। यह इसलिए बनाया गया था ताकि तीनों ऑर्गन के बीच में सहयोग रहे, समन्वय रहे और शासन प्रणाली सही ढंग से चलती रहे। और आज 250 सालों के उपरांत भी यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन एक सफल संविधान है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएस के संविधानवेताओं ने जो सेपरेशन ऑफ पावर और जो चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत अपनाए थे, जो नवाचार किए थे, जो नए प्रयोग किए थे, वो दोनों सफल हैं। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।